So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. As we are doing the chapter number 1, the living world, in which I have discussed about the growth and reproduction and metabolism, और इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिल चुकी है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट ये मैंने हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, what are the two types of the reaction basically in the metabolism. One was anabolism and the second was the catabolism. लास्ट जो सेंटेंस था मेरा लास्ट वीडियो में वो था that cellular organization of body is defining property of life form. यानी स्टूडेंट हम लोगों ने समझा था लास्ट वीडियो में कि मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर पर्टिकुलर सेल में हो रही है तो ही उसको हम लोग एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म कंसीडर करते हैं। अदरवाइज अगर वो किसी सेल फ्री सिस्टम में होती है या बाहर किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह में होती है तो उसको हम लोग एज अ लिविंग थिंग कंसीडर नहीं करते हैं। So now I will discuss this cellular organization with the help of this one diagram of cell. तो ये बेसिकली स्टूडेंट मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है एनिमल सेल का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ फॉर्म की समझाने के लिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं दो ही ऑर्गेनली कंसीडर कर रही हूँ। वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट आपको पता है कि ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटसाइड इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसलिए ये साइट होता है रेस्पिरेशन का जहाँ पे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ मैंने सिंपल सी RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ की है, स्मॉल सी, जिसपे कि छोटे छोटे से ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दैट्स वाई इट विल हेल्प इन अ सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हुई स्टूडेंट उसको हम लोगों ने कह दिया एनाबॉलिज्म। यानी अब आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक जो सेल है उसमें एनाबॉलिज्म भी प्रोसेस हो रहा है और उसी सेल में कैटाबॉलिज्म भी प्रोसेस हो रहा है, बट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज उस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर सेल ही है जिसमें कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है और इसीलिए स्टूडेंट हम लोग सेल को कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे कि लाइफ की शुरुआत होती है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गेनेली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर ही डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है। तो नाउ आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट द व्हाई द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म। नाउ आई एम टेकिंग द अनदर प्रॉपर्टी of the living beings, that is consciousness। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि NCERT में गिवन है कॉन्शियसनेस की। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग बींग्स टू सेंस देयर सराउंडिंग और द इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई स्टूडेंट होता है एक प्रॉपर चेंज, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई, और इसको प्लूरल है वर्ड ये स्टिमुलाई। अगर हम लोग सिंगुलर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उनको परसीव करना, उनको समझना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना ही कॉन्शियसनेस कहलाता है। जैसे मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप जैसे बाहर लाइट में जा रहे हो और बहुत तेज लाइट हो रखी हो जिसको हम लोग कहते हैं ब्राइट लाइट,
तो आपके जो आंखों के जो विजन रिसेप्टर्स होंगे आई में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्टर। ये जो फोटो रिसेप्टर है वो बेसिकली इस ब्राइट लाइट का मैसेज जो होंगे वो रिसीव करेंगे और फिर देन फर्दर इन फोटो रिसेप्टर से जो मैसेज जाएगा वो जाएगा सीएनएस को, और देन सीएनएस जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जिसमें कि हम लोग ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों इन्वॉल्व करते हैं। और मेनली क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर की बात हो रही है तो मेनली यहाँ पे ब्रेन ही इंक्लूड होता है टू गिव द मैसेज टू इफेक्टर सो दैट इट कैन रिस्पॉन्ड। तो ये ब्राइट लाइट का मैसेज परसीव होता है फोटो रिसेप्टर के थ्रू, और देन फोटो रिसेप्टर के थ्रू जो मैसेज जाएगा वो जाता है आपका सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। तो ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा सीएनएस पे, और सीएनएस फर्दर मैसेज देगा थ्रू दिस मोटर न्यूरॉन। और जो इफेक्टर होंगे, जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं, जो भी हमारी ग्लैंड्स होती है, जो इफेक्टर होते हैं जो कि पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड करते हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो बेसिकली प्यूपिल शो करेगी। और प्यूपिल क्योंकि ब्राइट लाइट है इसलिए कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी उसका जो डायमेंशन है वो कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्ड हो गया, ये बेसिकली यहाँ पे स्टिमुलस हो गया। तो इस पूरी जो एबिलिटी है स्टिमुलस को परसीव करने की और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने की, इस पूरी एबिलिटी को ही कॉन्शियसनेस स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने बात करी सिर्फ एनिमल की, तो क्या ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है? यस, ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। Plant also respond to the external factors like temperature, sunlight, humidity, etc. और इनका जो रिस्पॉन्ड होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि रेट ऑफ जो ट्रांसपीरेशन होती है वो बढ़ गई, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो गई, या जो उनमें स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो गए या स्टोमेटा ओपन हो गए, तो ये इनका पर्टिकुलर क्या हो गया, रिस्पॉन्ड हो गया फॉर दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, ये जिस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं उस तरह से प्लांट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कि मैं आपको बताऊं, एक प्लांट है जिसका नाम है माइमोसा पुडिका, तो उसमें हम लोग पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड देख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। तो उसकी जो पत्तियां होती है, जो हमारा जब टच उस पर होता है तो उसकी पत्तियां बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट सी हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्ड टू द टच सेंसेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका प्लांट्स का। अब क्या ये कॉन्शियसनेस सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? यस, इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स और दी यूकैरियोट्स। तो जितने भी, चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, इस सब में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस कॉन्शियसनेस एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। तो स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? जैसे ह्यूमन बीइंग ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियस होता है, जिसको कि अपने बारे में पता होता है। एक्सटर्नल सराउंडिंग के बारे में तो पता ही है, बट ही इज ऑल्सो अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में भी पता है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ एक पिक्चर के थ्रू। जैसे देखिए, मैंने एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ किया है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि साइकिल पे जा रहा है, जिसको कि साइकिल चलानी नहीं आती। सामने उसके एक छोटा सा प्लांट है। ठीक है, तो साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है, और साइकिल के बैलेंस के बिगड़ने की वजह से वो खुद भी गिर जाता है, साइकिल भी गिर जाती है, और ये प्लांट जो छोटा सा ही है, ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, वो भी गिर जाता है। बट क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो उसमें अपने बारे में जो अवेयरनेस है वो प्रॉपर है, तो इसकी वजह से उसको ये पता है कि अब वो गिर गया है, अब उसको उठना है। बट प्लांट बीइंग ए लिविंग थिंग होते हुए भी इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ये अपने आप नहीं उठेगा। तो दैट इज द मेन थिंग, द सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। द सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट्स वाई दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
it is not considered as a defining property because it is present in ह्यूमन बीइंग। और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, तो इसलिए कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रेन डेड कंडीशन की, जहाँ कॉमा होता है, जहाँ पर्सन एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उसको अपने बारे में क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है नहीं पता होता है। तो बेसिकली यहाँ पे उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डेड कंसीडर करते हैं, यानी उसको हम लोग नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, और वो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्योंकि उसमें नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज कंसीडर्ड एज अ नॉन लिविंग। बट क्योंकि अदर फंक्शंस उसमें हो रहे हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो लाइफ प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग वगैरह, डाइजेशन वगैरह, वो सब कुछ हो रहा है, तो इस वजह से उसको हम लोग लिविंग मानेंगे। तो ये यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी प्रोजेनी बना सकते हैं। इवॉल्विंग मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती जा रही है, चेंजेस होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। तो उनका जो सिस्टम होता है वो कंट्रोल्ड होता है, रेगुलेटिव होता है और इंटरैक्टिव होता है। इंटरैक्टिव मैं बच्चों अभी समझा देती हूँ। जैसे हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होती है, कि सेल से ही एक लाइफ की शुरुआत होती है, फिर बहुत सारी सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में जो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू से आगे चल के बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से आगे चल के बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही आगे चल के एक कंप्लीट बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो यहाँ इंटरैक्टिव सिस्टम का मतलब ये हो गया कि ये जो टिश्यू है, सपोज ये टिश्यू है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो इन सेल की वजह से नहीं है, बल्कि इन सेल के आपस में इंटरेक्शन की वजह से है। इसी तरह से सेल जो बनती है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनली से बनती है, और जो सेल ऑर्गेनली बनते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स से जब सेल ऑर्गेनली बन रहा है, तो सेल ऑर्गेनली की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली उन मॉलिक्यूल की वजह से नहीं है, बल्कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी होती है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज द इंटरैक्टिव सिस्टम। तो हर ऑर्गन जो है वो आपस में एक दूसरे ऑर्गन से इंटरैक्ट कर रहा है, और तब जाके एक कंप्लीट सिस्टम बन रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इवॉल्व होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, और एक कंप्लीट इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, और दैट इज कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सेंस कर सकते हैं जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो ग्रोथ पढ़ी थी, रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, और एक कॉन्शियसनेस पढ़ा था। तो इसमें से जो ये तीन है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म कहते हैं। बाकी ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द थम्स अप, शेयर माई वीडियो to your friends, and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.